भारतीय संविधान की प्रस्तावना। एक ऐसा हिस्सा जो छोटा जरूर है, लेकिन इसकी गहराई मापना आसान नहीं है। बिल्कुल। हम बिना किसी औपचारिकता के अगर सीधे मुद्दे पर आएं तो ये प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द भरी लाइनें नहीं है। ये पूरे संविधान का सार है, उसकी आत्मा और उसके आदर्शों का एक स्पष्ट दर्पण है। सही कहा। और इसको थोड़ा और रोचक बनाने के लिए मुझे प्रसिद्ध न्यायविद N.A. पालखीवाला का वो ऐतिहासिक कथन याद आ रहा है। हाँ, वही जहां उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा था। एकदम वही। जैसे एक साधारण सा आइडेंटिटी कार्ड किसी भी इंसान की पूरी पहचान बता देता है, ठीक वैसे ही मतलब ये प्रस्तावना इस विशाल संविधान की मुकम्मल पहचान है। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य इस परिचय पत्र पर लिखे एक एक शब्द की गहराई को समझना है। ये जानना है कि देखिए, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आखिर परिभाषित कैसे करता है। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। चर्चा को 13 दिसंबर 1946 के उस ऐतिहासिक दिन पर ले जाना होगा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदस्यों के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन भी कहते हैं। सही कहा। यही प्रस्ताव दरअसल आगे चलकर हमारी प्रस्तावना की ठोस नींव बना, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। अगर हम इसके शुरुआती शब्दों पर ध्यान दें, हम भारत के लोग, ये शब्द बहुत ताकतवर है। ये सिर्फ कोई शुरुआती वाक्य नहीं है। हाँ, ये सुनिश्चित करते हैं कि इस पूरे संविधान और देश की शक्ति का अंतिम स्रोत कोई राजा या कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि भारत की आम जनता है। असली ताकत लोगों के हाथ में है। और अगर हम अंगीकरण की तिथियों के तथ्यों पर आएं, तो संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जिसे पारंपरिक रूप से मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी कहा जाता है। हाँ, इस दिन इसे अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से बाद में लागू हुआ था। बिल्कुल, ये पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इतिहास की इस मजबूत नींव के बाद अब आते हैं राज्य की प्रकृति पर। प्रस्तावना में ऐसे 5 मूल स्तंभ हैं जो देश को आकार देते हैं। इनमें सबसे पहला स्तंभ है संप्रभुता, या जिसे अंग्रेजी में सॉवरेन कहते हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ ये है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी का डोमिनियन है। हाँ, भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। उस पर किसी का दबाव नहीं चलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। लेकिन यहाँ हमारा अर्थ एक लोकतांत्रिक समाजवाद से है, एकदम से सही। जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, यानी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को पूरी तरह से समाप्त करना है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तीसरा स्तंभ जिसका जिक्र आता है वो है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का यहाँ सीधा सा अर्थ यह है कि राज्य यानी देश का अपना खुद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और पूरा समर्थन प्राप्त है। ये सर्वधर्म समभाव की गहरी भावना है। चौथे स्तंभ की बात करें तो वो है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। ये तो नाम से स्पष्ट है कि ये जनता का शासन है। सर्वोच्च शक्ति जनता के ही हाथ में है, जो वयस्क मताधिकार और समय पर होने वाले चुनाव के जरिए काम करती है। साथ ही इसमें कानून के शासन की भी अहमियत जुड़ी हुई है। और पांचवा स्तंभ है गणराज्य यानी रिपब्लिक। गणराज्य का सीधा अर्थ ये होता है कि देश का प्रमुख, जैसे हमारे राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। हाँ, ये पद किसी राजा या रानी की तरह वंशानुगत नहीं होता। बिल्कुल, राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में नहीं, सिर्फ जनता में निहित होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य जोड़ना जरूरी है। प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है। सही याद दिलाया, 1976 के उस 42वें संविधान संशोधन के बारे में। उसी संशोधन के द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तथ्य काफी अहम है क्योंकि इसने प्रस्तावना को और ज्यादा विशिष्ट बनाया। इन 5 स्तंभों के बाद प्रस्तावना नागरिकों से कुछ पक्के वादे करती है। बिल्कुल, ये केवल खोखले वादे नहीं है, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी है। अगर हम न्याय यानी जस्टिस की बात करें तो ये 3 प्रकार का बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सबसे पहले सामाजिक न्याय आता है।
यानी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसके बाद आता है आर्थिक न्याय, जिसका मकसद है संपदा और संपत्ति की असमानता को दूर करना, अमीर और गरीब की खाई कम करना। और जब ये दोनों न्याय मिल जाते हैं तो राजनीतिक न्याय आता है, जिसमें सभी को समान राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। न्याय के बाद स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के विचार आते हैं, जो कि मूल रूप से फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। हाँ, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी व्यक्तियों के विकास के लिए अनिवार्य अवसर प्रदान करती है। प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से 5 प्रकार की स्वतंत्रता तय की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। हर नागरिक को इन 5 क्षेत्रों में पूरी आजादी है। इसके साथ जरूरत होती है समता की, इक्वालिटी, जिसका अर्थ है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। हर व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा और अवसर की पूरी समानता मिलनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया का जो परिणाम है वो है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। ये भाईचारे की वो भावना है जो देश को जोड़कर रखती है। ये बंधुत्व 2 बहुत अहम चीजें सुनिश्चित करता है। पहला, व्यक्ति की गरिमा, और दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। जब लोग एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करेंगे तभी तो राष्ट्र की एकता बनी रहेगी। लेकिन इन तमाम आदर्शों और वादों के बावजूद प्रस्तावना की कानूनी स्थिति को लेकर एक लंबा इतिहास रहा है। एक बहुत बड़ी कानूनी बहस कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है भी या नहीं। हाँ, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों ने दिशा तय की है। अगर हम 1960 के बेरोबारी संघ मामले पर गौर करें तो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग ही रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसे केवल एक मार्गदर्शक के रूप में देखा गया था। लेकिन ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं रही। इसके बाद 1973 का वो बेहद ऐतिहासिक मामला सामने आया, केशवानंदा भारती मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को बदल दिया और बड़ी स्पष्टता से कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसी मामले में एक और बहुत बड़ी बात तय हुई थी, ये कि प्रस्तावना में संशोधन किया तो जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना। यही वो फैसला था जिसने संविधान की आत्मा को बचाए रखा। कोई भी संशोधन उन मूल आदर्शों को नहीं बदल सकता जिन पर संविधान खड़ा है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है, प्रस्तावना वाकई संविधान की एक कुंजी है। एक ऐसी कुंजी जो राष्ट्र के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक मजबूत धागे में जोड़ती है। लेकिन आखिर में एक विचार जहन में जरूर आता है, एक ऐसा सवाल जो भविष्य की तरफ इशारा करता है। वो क्या? देखिए, क्योंकि केशवानंद भारती मामले ने ये तय कर दिया है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, और हम जानते हैं कि समाज हमेशा बदलता रहता है, नई चुनौतियां आती हैं। हाँ, समय के साथ बदलाव तो प्रकृति का नियम है। तो क्या भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब आने वाली पीढ़ियां इस परिचय पत्र में अपने दौर के हिसाब से कोई नया आदर्श या शब्द जोड़ना चाहेंगी? ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले 100 सालों में लोग किस नए शब्द को अपने संविधान की आत्मा का हिस्सा मानेंगे। बिल्कुल। और इसी आखिरी सवाल और विचार के साथ हम इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।